हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूँ रोहिणी दुबे और आपको मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की इतिहास। सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए दिवाली बहुत शुभ हो। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास हों। हम पढ़ रहे हैं इतिहास की पहली जो हमारी बुक है सिलेबस में, उसका तीसरा चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें थर्ड चैप्टर की कंप्लीट की थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना था और उसके बाद ये क्लास हमारी थोड़ा सा लेट हो गई है दीपावली के कारण। मैं थोड़ी बिजी रही तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जाति व्यवस्था। हम लोगों ने पिछली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। जाति व्यवस्था के बारे में भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था में डिफरेंस था, कैसे उसमें विभेद हम कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अलग चीज़ होती है, जाति व्यवस्था अलग होती है। पिछला वीडियो जो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो मुख्य वर्ण 4 थे, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र थे। इसके अलावा समाज में कुछ ऐसे वर्ण थे, कुछ ऐसी जातियां हो गई थी जिनको जो 4 वर्ण के लोग या ब्राह्मण वर्ण मुख्य रूप से बोलें तो, क्योंकि वही कर्ता धर्ता थे समाज की जाति वगैरह की जो व्यवस्था है उसकी, तो वो उन जो अलग अलग जातियां थी उनको 4 वर्णों की व्यवस्था में स्थान नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने वो सारी जो अलग अलग जातियां थी, जैसे स्वर्णकार है, लौहकार है, चर्मकार है, निषाद है, उन सबको मिला करके एक नई कैटेगरी तैयार करी जिसको जाति कहा गया। तो अगर आपसे वर्ण और जाति का अंतर पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि वर्ण की संख्या 4 थी और जाति की संख्या अनगिनत थी। ठीक, इसके साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि वर्ण में कौन कौन थे। मैंने बता दिया है आप लोगों को पहले, इसके पहले वाला वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे जिनके बारे में जिनको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। जातियां बहुत सारी थी, स्वर्णकार, चर्मकार, कुंभकार, लौहकार, तो ये जातियां थी। जो 4 वर्ण व्यवस्था में स्थान इनको नहीं प्राप्त था, इनकी एक अलग ही कैटेगरी थी। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है श्रेणी। श्रेणी में क्या है कि इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी 12th क्लास में, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो श्रेणी के लिए इसमें यह है कि जो एक ही काम करने वाले लोग थे, एक तरह का काम करने वाले लोग, उनकी एक अलग अलग श्रेणी बनी हुई थी। जैसे कि सोने का काम करने वाले लोग हैं तो उनकी श्रेणी थी स्वर्णकार श्रेणी, जैसे कि चमड़े का काम करने वाले तो चर्मकार श्रेणी, लौहकार श्रेणी। तो इस तरीके से श्रेणी, अब श्रेणी में आप लिख सकते हैं कि वे जातियां, इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, वे जातियां जो एक ही तरह के कार्य से अपनी जीविका चलाते थे, वो श्रेणी थी। ठीक है, तो ये आशा है कि श्रेणी क्या थी, श्रेणी की डेफिनेशन लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि वे जातियां जो एक ही जीविका या एक ही व्यवसाय से या एक ही कार्य से अपनी जीविका चलाते थे, एक ही कार्य से जुड़े हुए थे, उनको श्रेणियों में संगठित कर दिया गया था। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। साथ में एक और चीज है यहाँ पर कि एक हमें लेख मिला है मध्य प्रदेश के मंदसौर से। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये चीज है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर से हमें एक लेख मिला है। इस लेख में एक श्रेणी का उल्लेख हमें मिलता है, किसका, रेशम के
बुनकरों का। रेशम के जो बुनकर होते हैं उनका उल्लेख हमें इस मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त हुआ है और ये इसमें बताया गया है कि ये रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी, रेशम के बुनकरों की श्रेणी, इसका उल्लेख हमें मिला है। और ये कहा गया है कि ये जो बुनकर थे, रेशम के बुनकर, ये गुजरात के लाट प्रदेश से आए थे और फिर इन्होंने यहीं पर अपना व्यवसाय स्थापित किया। उस समय मंदसौर को दशपुर कहा जाता था। दशपुर, ये क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर में। मंदसौर का पुराना नाम क्या था? दशपुर था। तो श्रेणी के अंतर्गत अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए कि श्रेणी क्या है, तो एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो थे वो श्रेणी के अंतर्गत संगठित थे। अगर आपसे श्रेणी 2 नंबर में पूछा जाता है तो सिंपल आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है। अगर आपसे थोड़ा 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप ये सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं कि वे जातियां जो एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए थे उनको श्रेणियों में संगठित किया गया था। मंदसौर के एक अभिलेख से हमें रेशम के बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है जिन्होंने दशपुर यानी कि मंदसौर में अपना व्यवसाय स्थापित किया था। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसी के अंतर्गत अब बात व्यवसाय की चली है, क्योंकि जातियों के अंतर्गत श्रेणियां थी और उसी में फिर व्यवसाय भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक और आपको पूछा जाता है वणिक। ये भी पूछा जाता है कि वणिक कौन थे? तो वणिक व्यापारी, ठीक है, व्यापार करने वाले, इनको वणिक कहते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या फर्क है कि कोई भी व्यापार कर रहा है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो। कई सारी श्रेणियां वणिकों के अंतर्गत आती थी। जैसे कि श्रेणी तो एक ही, जैसे बुनकर हो गए तो बुनकरों की एक श्रेणी हो गई, ठीक, लौहकार हो गए उनकी एक श्रेणी हो गई। लेकिन ये सारी जो श्रेणियां थी, ये श्रेणियां सब की सब वणिक के अंतर्गत आती थी, क्योंकि वणिक का मतलब है व्यापार करने वाला, चाहे वो कोई भी व्यापार कर रहा हो। तो वणिक यानी कि व्यापार करने वाले लोगों को वणिक कहा जाता था। और वणिक मुख्य रूप से किसके लिए यूज हुआ है? व्यापार करना चारों वर्णों में किसके लिए बताया गया है? वेश्यों के लिए। हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि वेश्यों का जो कार्य था, वैश्य वर्ण का जो काम था, वो था व्यापार करना। लेकिन जब हम इतिहास को खोलकर देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें कुछ अलग अलग तरह की भी मिलती हैं। जैसे कि एक नाटक है मृच्छकटिकम। अब यहीं पर जब ये चीज निकाली गई कि भाई व्यापार तो सिर्फ वणिक का काम था, फिर एक नाटक आया प्रकाश में जिसके लेखक हैं शूद्रक। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जाता है। तो मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। और मृच्छकटिकम क्या है? ये एक नाटक है, ये आप याद रखिएगा, ये एक नाटक है। और इस नाटक के जो नायक हैं उनका नाम था चारुदत्त। चारुदत्त इस नाटक का नायक है। इस नाटक की रचना शूद्रक नाम के लेखक ने की है। और चारुदत्त जो कि अपने आप को ब्राह्मण बताता है, मतलब चारुदत्त का जो कैरेक्टर है इस नाटक में वो एक ब्राह्मण का कैरेक्टर है। लेकिन फिर भी इस नाटक में चारुदत्त ने अपने आप को ब्राह्मण वणिक कहा है, ठीक। अब ब्राह्मण वणिक का मतलब क्या हुआ कि वो एक ब्राह्मण भी था और वो व्यवसाय भी करता था। मतलब हम कह सकते हैं कि समय के साथ वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्थाएं थी, जो संरचनाएं थी, वो टूट रही थी, जो मान्यताएं थी वो टूट रही थी। हर एक व्यक्ति के लिए एक एक काम निश्चित कर दिया गया था कि ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को, शूद्र को। लेकिन समय के साथ ये मान्यताएं टूटी और किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपनी आवश्यकता, जरूरत और रुचि के अनुसार काम करने लगा जो उसको अच्छा लगता था। जैसे कि मृच्छकटिकम में चारुदत्त अपने आप को ब्राह्मण वणिक कहता है। ब्राह्मण वणिक का मतलब कि वो ब्राह्मण तो था वर्ण से, लेकिन वो वणिक भी था, यानी कि जो काम है उसका वो व्यवसाय भी, व्यापार भी करता था।
इसी तरीके से एक और लेख हमें मिला है जहां पर दो भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, यानी कि वो क्षत्रिय हैं वर्ण से, लेकिन वो अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार भी करते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये इस बात को और संकेत करते हैं कि समय के साथ मान्यताएं टूटती हैं, और आज तो आप देखिए कि सभी कुछ सारी मान्यताएं जो हमारे धर्म में बताई गई हैं ऑलमोस्ट सब टूट चुकी हैं। अब तो कोई भी जाति का व्यक्ति जो उसके लिए ईजी होता है, जो वो कर सकता है, जो उसके पास स्किल होता है, वो उस हिसाब से काम करता है, उसमें जाति का या किसी और चीज का कोई रोल नहीं होता। तो ये जाति और वर्ण व्यवस्था मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप दोनों वीडियोस को एक साथ, इसको और इसके पहले वाले वीडियो को जब देखेंगे 1 to 1, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो होगी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। इसके अलावा कुछ और जातियां भी ऐसी थी जिनको समाज में थी, तो वो जाति के अंतर्गत थी, लेकिन फिर भी वो एकदम बाहर थी, समाज से उनको बहुत बाहर स्थान दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों में उनके लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ये असंस्कृत भाषी हैं, ये अवैदिक हैं, इनको कुछ नहीं आता है। तो उपमहाद्वीप में कुछ ऐसे समुदाय भी हमें मिलते हैं जिनको संस्कृत साहित्य में असभ्य, विचित्र, असंस्कृत इस तरीके के शब्दों से शोभित किया गया है, इस तरह के शब्द उनके लिए यूज किए गए हैं। तो ऐसे ही शब्दों के साथ जो जातियां चिन्हित की गई हैं उनमें पहली जाति है निषाद। ये क्वेश्चन आपके लिए आता है कि निषाद, म्लेच्छ, कुछ इस तरीके की जातियां, तो इनको हम लोग अलग अलग समझ लेते हैं। निषाद क्या थी? निषाद थी वन में ये लोग रहते थे, इनका जो कार्य था शिकार, वन में शिकार और कंदमूल संग्रह के माध्यम से, ठीक है, ये अपनी जीविका चलाते थे, राइट। तो ये निषाद है। निषाद के लिए क्या है कि जो वन में रह करके शिकार और कंदमूल को संग्रह करके अपनी जीविका चलाते थे, वो निषाद कहलाते थे। दूसरी जाति जो कि ब्राह्मणों ने समाज से बिल्कुल अलग कर रखी है, उनको कहते थे मलेच्छ। ये मलेच्छ थे और इनका काम क्या था? इनके लिए क्या किस शब्द का प्रयोग हुआ है? यायावर पशुपालक। यायावर का मतलब क्या होता है? 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 11th में पूरा एक चैप्टर है यायावर नाम से। मलेच्छ यानी कि यायावर पशुपालक, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हुए, अलग अलग जगह रहते हुए पशुपालन करना। इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, वन में ही ये लोग रहते थे, पशुपालक थे। लेकिन समाज में जो स्थायी पशुपालक थे, जो कृषि और पशुपालन करते थे, उन किसानों की श्रेणी में इनको शामिल नहीं किया गया। उन किसानों के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। ये यायावर पशुपालक थे जो जगह जगह घूमते हुए पशुपालन करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। और इनको जो नाम दिया है हमारे ग्रंथों में, वो दिया है मलेच्छ। इनको भी असंस्कृत भाषी और असभ्य और विचित्र इस टाइप के शब्द इनको भी दिए गए हैं, ठीक। इसके अलावा एक और अलग जाति थी जिसके बारे में अभी त्रैमासिक परीक्षा में अलग से एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आया था, मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन वो था, जिसमें उनके बारे में पूछा गया था। क्योंकि चांडालों के बारे में हमारी बुक में काफी कुछ दिया गया है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब चांडाल के लिए अगर एक लाइन में हम बोलें तो चांडाल क्या थे? चांडाल थे अंत्येष्टि करने वाले, ठीक है। अंत्येष्टि यानी कि मृत शरीर। किसकी अंत्येष्टि? मृत शरीर, डेड बॉडीज की जो जलाने वाले, या हम कह सकते हैं उनको, तो मृत शरीर की अंत्येष्टि करने वाले और मृत पशुओं को छूने वाले, ठीक है। मृत पशुओं को छूने वाले, मृत शरीर की अंत्येष्टि करने वाले,
क्रियाक्रम करने वाले जो लोग, जो मरघटे में या हम कह सकते हैं शमशान स्थल जिसको हम कहते हैं, वहां पर ये लोग रहते थे और वहां पर ये दाह संस्कार जैसी जो चीजें हैं वो करते थे, उनको चांडाल कहते थे। अब चांडाल के बारे में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी क्वेश्चन आपका, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आपसे 3 नंबर में पूछा गया कि चांडाल के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए या चांडाल के बारे में बताइए। पहला तो ये कि इन लोगों को अस्पृश्य माना जाता था। अस्पृश्य यानी कि इनको छुआ नहीं जाता था, जो छूने योग्य नहीं है, ठीक है। अस्पृश्य यानी कि छूने योग्य नहीं। मनुस्मृति में चांडालों के बहुत सारे उनके कर्तव्य और उनके लिए समाज में जो प्रतिष्ठा थी उसका उल्लेख किया गया है। चांडालों के बारे में ये कहा गया है कि चांडाल अस्पृश्य थे, समाज में उनको एक नगर के बाहर रहना पड़ता था। जब वो नगर में प्रवेश करते थे, साफ सफाई के लिए कर्तव्य में बताया गया है कि अंत्येष्टि करना, मृत पशुओं को उठाना, ऐसे लोगों की अंत्येष्टि करना जिनके कोई भी सगे संबंधी नहीं है, उनको ले जाकर उनका दाह संस्कार करना, नगर में आकर के नगर की सफाई करना, ये सारे कार्य चांडालों के होते थे। साथ ही मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि ये लोग नगर में जब प्रवेश करते थे तो अपने संग में एक कुछ बजाने वाला घंटा टाइप का ऐसी कोई चीज रहती थी, जिससे लोगों को ये पता चल जाता था कि अब ये नगर में आ रहे हैं और लोग उनसे दूर हो जाते थे। एक और चीज है, 3 बजे के बाद इन लोगों को नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, दोपहर के 3 बजे के बाद, क्योंकि दोपहर के 3 बजे के बाद हमारी जो शेडो है वो लंबी हो जाती है, तो लोगों को ये था कि अगर आएंगे तो हमारी उनकी शेडो यानी कि उनकी जो परछाई है वो लोगों के ऊपर पड़ जाएगी, इसलिए इनको 3 बजे के बाद नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और बहुत ही निम्न कोटि का दर्जा इनको समाज में प्राप्त था। फेंके हुए बर्तन, फेंके हुए कपड़े, मृत शरीर के उतरे हुए कपड़े वो उनको यूज करने पड़ते थे और बिल्कुल भी किसी तरह की प्रतिष्ठा इनकी समाज में नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इसको आपकी बुक में भी ये बहुत ही स्पष्ट रूप से पूरा पैराग्राफ इसके लिए दिया गया है, आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं। चांडाल का क्वेश्चन त्रैमासिक में 4 नंबर का आया था, आगे भी आ सकता है। तो ये कुछ जातियां और कुछ वर्ग मैंने आपको बताए जो जाति व्यवस्था से रिलेटेड थे। आगे हम बात करते हैं। बुक अपनी अपने पास रखें, अपने सामने रखें। जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो अपनी बुक आपके पास होगी। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मैं कुछ भी अपने मन से नहीं पढ़ाती, बुक में जैसे जैसे आपकी हेडिंग्स दी गई हैं उस हिसाब से मैं डिस्क्राइब करती हुई चलती हूँ। अब इसमें आपको अगला जो बताया गया है, एक हेडिंग दिया गया है आपको, बाघ सदृश पति। इसका क्या मतलब है? क्योंकि निषादों का उल्लेख हुआ है। निषाद यानी कि जो जंगल में रहने वाले लोग थे, शिकारी, शिकारियों को निषाद कहते थे। जैसे एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी, द्रोणाचार्य थे तो वो अर्जुन के गुरु थे और द्रोणाचार्य बहुत अच्छे धनुर्धर थे, उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। तो एकलव्य जो था वो क्योंकि एक निषाद था, जब वो द्रोणाचार्य के पास गया कि उसे भी वो शिक्षा दें, तो द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से इनकार कर दिया और फिर एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर और उनको सामने रखकर और धनुर्विद्या सीखी। ये स्टोरी भी आपकी बुक में दी गई है। जब पांडवों ने देखा एकलव्य को धनुष चलाते हुए तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ और अर्जुन को ये डर हो गया कि मेरे से भी आगे कोई धनुर्धर हो सकता है। तो फिर एकलव्य को वो द्रोणाचार्य के पास ले गए और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को अपना वचन याद दिलाया कि आपने मुझे वचन दिया है कि मैं विश्व का एकमात्र सबसे अच्छा धनुर्धर रहूंगा। तब द्रोणाचार्य ने अपने वचन को निभाने के लिए एकलव्य से गुरु दीक्षा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और इजीली एकलव्य ने वो दे दिया। लेकिन भविष्य में फिर वो उतनी अच्छी धनुष विद्या जो धनुष जो है वो इतने अच्छे से नहीं चला पाया जैसे वो चलाता था। तो इस तरीके से द्रोणाचार्य ने अपना वचन पूरा किया। तो जो शिकार करने वाले लोग होते हैं
वो निषाद कहलाते हैं। एकलव्य भी एक निषाद जाति का ही बच्चा था। उसी से रिलेटेड एक जंगल की क्योंकि बात चल रही है, तो आप जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये जो चैप्टर है आपका तीसरा, ये पूरा का पूरा महाभारत के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो स्टोरीज हैं वो महाभारत के ऊपर बेस्ड है। जो समाज का वर्णन है वो भी महाभारत काल के समय का उसी काल का पूरा वर्णन है। अब यहाँ आपको एक हेडिंग दी गई है, बाघ सदृश पति। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? पूछा जा सकता है भाई महाभारत में बाघ सदृश पति किसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये है भीम के लिए इसका प्रयोग किया गया है। स्टोरी हमें मिलती है भीम की और हिडिंबा की। ये स्टोरी भी आपकी बुक में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको उसको बता देती हूँ। सबको पता है कि पांडवों को वनवास दिया गया था 12 वर्षों का, और जब वो वनवास में गए, वहां पर रहे, तो एक बार वो जंगल के एक क्षेत्र में थे और वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था जो नरभक्षी था। उसको मनुष्यों की गंध आई कि कोई मनुष्य आकर यहाँ पर रह रहे हैं, और उन्होंने उस राक्षस ने अपनी बहन जिसका नाम हिडिंबा था उसको भेजा पता लगाने के लिए। जब वो गई तो सभी लोग चारों पांडव सो रहे थे, भीम जाग रहे थे और वो सबकी सुरक्षा कर रहे थे, कुंती भी थी। तो जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो उसके ऊपर मोहित हो गई और उसने भीम को अपना पति बनाने का निश्चय किया। सभी लोग जागे तो हिडिंबा ने कुंती से बोला कि मैं आपके पुत्र को अपना पति बनाना चाहती हूँ, जो कि मैं बाघ सदृश पति चाहती हूँ। तो बाघ सदृश यानी कि बाघ के समान सदृश, बाघ के समान, सदृश मतलब समान, जो कि शेर के समान है, जिसकी शक्ति शेर के समान है। और जब इस तरह की बातें हो रही थी तो उसी समय राक्षस वहां पर आ गया और फिर भीम ने उसके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया। हिडिंबा ने अपना राक्षस धर्म छोड़ा और कुंती और बाकी चारों पांडवों ने उनके विवाह को स्वीकार किया। युधिष्ठिर ने ये कहा कि ये एक ही शर्त है कि दिन में भीम जो है वो हिडिंबा के साथ रहेगा, पर रात में वो हमारे पास वापस लौट आएगा। इन दोनों का एक पुत्र भी था जिसका नाम घटोत्कच था। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत आता है, भीम और हिडिंबा का पुत्र या घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का पुत्र था। जब ये पुत्र हुआ तो फिर हिडिंबा इसको लेकर के जंगल में चली गई और घटोत्कच ने ये कहा कि जब भी पांडवों को, मेरे पिता को जरूरत मेरी होगी तब मैं उनके पास उपस्थित हो जाऊंगा। और महाभारत अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें घटोत्कच का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसने बहुत सारे पांडवों की तरफ से युद्ध करके काफी लंबे समय तक युद्ध किया और अपनी जान गंवाई। तो ये एक स्टोरी है महाभारत की जिसमें एक वर्ड है बाघ सदृश पति। किसके लिए है? भीम के लिए है। उसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस और आ जाते हैं। भीम का विवाह किस राक्षसी से हुआ था? तो हिडिंबा। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम और हिडिंबा का। दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, इसके बाद कुछ एक और हमारे इसमें आपको अगला दिया है बोधिसत्व। अब जैसे कि हम चांडालों की बात अभी कर रहे थे तो बीच में ये स्टोरी आ गई। अब हम वापस से उसी पर चले जाते हैं। चांडालों की हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको भी बताया कि चांडाल जाति क्या थी। तो एक स्टोरी और आपको इसमें दी गई है। आपको एक हेडिंग है आपकी बुक में, बोधिसत्व। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। ठीक है, आप अपनी बुक में इसको देख सकते हैं। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में, ये भी एक स्टोरी बड़ी अच्छी सी दी गई है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बोधिसत्व क्या होता है। बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब हिंदी में होता है पूर्व में बुद्ध, है ना। यानी कि पूर्व जन्म में जो बुद्ध था वही बोधिसत्व है। वो पूर्व जन्म में जो बुद्ध के रूप में थे
उन्होंने इस बार जो जन्म लिया है वो उनका बोधिसत्व कहलाएंगे। तो जो पूर्व जन्म में बुद्ध थे उनको बोधिसत्व कहा गया। अब इसकी स्टोरी क्या है, बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में क्यों है, तो इसके लिए एक स्टोरी दी गई है। पहली बात तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, पूरी स्टोरी का हम लोगों को कोई वो है नहीं, कोई लेना देना, ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। एक ही क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि स्टोरी कहाँ मिलती है। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में ये कहानी है। ये कहानी कहाँ से ली गई है, ये कहानी ली गई है मातंग जातक से। ठीक है, जातक बौद्ध धर्म की कहानियां हैं जिनको जातक ग्रंथ कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में ही मातंग जातक है जहां से ये कहानी ली गई है। इसमें स्टोरी किसकी है, स्टोरी भी इसमें मातंग नाम के एक चांडाल की ही है कि एक बोधिसत्व थे जिन्होंने बनारस में एक चांडाल के घर में जन्म लिया। ठीक, बोधिसत्व ने बनारस में चांडाल के घर में जन्म लिया और इनका नाम था मातंग। मातंग ही इनका नाम था, इसलिए उसके नाम पर ही जातक का भी नाम पड़ा। मातंग इनका नाम था। और ये स्टोरी में बताया गया है कि इन्होंने जब यहाँ पर जन्म लिया और एक दिन जब एक ये व्यापारी के घर गए तो वहां पर व्यापारी की एक पुत्री थी जिसका नाम दित्थ मांगलिक था। व्यापारी की पुत्री का नाम क्या था, दित्थ मांगलिक। तो उसको जब इन्होंने देखा मातंग ने, तो जैसे ही दित्थ की नजर मातंग के ऊपर पड़ी, क्योंकि वो एक चांडाल था, तो दित्थ जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या देख लिया, मैं अपवित्र हो गई, मैं अशुद्ध हो गई। तो जब वो ऐसे चिल्लाई और मातंग ने जब ये देखा तो उसको ये बहुत बुरा लगा। वो वैसे तो एक चांडाल के घर में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उनको ये लगा कि इतना भी क्या है कि मुझे देखते से ही इसको पता नहीं क्या हो गया, ये कैसे ही अशुद्ध हो गई मुझे सिर्फ देखने से। तो मातंग को बहुत बुरा लगा और मातंग वहीं पर बैठे रही। वहीं पर मातंग ने अपनी धुनी रमाई और 7 दिनों तक मातंग जब उस दित्थ के घर पे उस व्यापारी के सामने बैठे रहे, तो 7 दिनों के बाद मजबूर होकर व्यापारी के घर वालों ने जो उनकी पुत्री थी दित्थ, उसे मातंग के हवाले कर दिया और फिर मातंग चले गए। उन्होंने फिर तपस्या की और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने दित्थ के साथ विवाह किया और लेकिन बाद में वो सन्यासी बन गए। तो अब हमारे लिए इस स्टोरी में कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल से आपको क्या याद करना है कि बोधिसत्व का मतलब क्या है, पूर्व जन्म में बुद्ध। पहली बात ये, बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में ये कहानी कहाँ से ली गई है, मातंग जातक से ली गई है। बोधिसत्व ने किसके रूप में जन्म लिया था, चांडाल के घर में, और उस समय उनका नाम मातंग था, जिससे से उनका विवाह हुआ था। ये चांडाल का मतलब जब हम लोग चांडाल के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीज आती है। ये इसलिए ये कहानी बताई गई है कि क्या स्थिति थी चांडालों की, उनकी क्या पोजीशन थी, उनको देखकर भी लोग किस तरीके से अपने आप को अपवित्र हुआ महसूस करते थे। इसी तरह की कहानियां जो इतिहास में दी गई हैं, उन्हीं के आधार पर समाज की स्थिति का वर्णन करते हैं इतिहासकार। क्योंकि ऐसे तो उनको पता नहीं कि उस समय समाज में क्या था, लेकिन जब वो ऐसी कहानियां पढ़ते हैं तो उनको इस बात का अंदाजा लगता है कि समाज में जो मनुष्य था या जो भी जातियां थी, उन जातियों की किस जाति की कितनी प्रतिष्ठा थी, वो ऐसी ही कहानियों से उनको पता चलती हैं। तो इस तरीके से ये जाति व्यवस्था यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। कुछ कहानियों के साथ हम लोगों ने इसको ख़त्म किया और आगे हमारी क्लास में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार आप वीडियो को देखिए। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को, जो भी आपके संशय हैं, उनको दूर करूँगी। अलग से एक वीडियो उसके लिए बनाऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।